जहां एक तरफ कावेरी इंजन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या अराकान आर्मी पर हमला हुआ है और क्या बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर एक जंग छिड़ा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में स्वदेशीकरण एक बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें इस सिद्धांत का पालन करती रही है कि देश में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। फाइटर जेट का इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। भारत ने साल 1989 में कावेरी नाम का जेट इंजन विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहा। 1990 के दशक में जब भारत आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, उसी समय देश के रक्षा प्रतिष्ठान ने एक स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने की दिशा में काम शुरू किया। इस इंजन का नाम कावेरी रखा गया, जो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी के नाम पर आधारित है। भारत में स्वदेशीकरण एक बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें इस सिद्धांत का पालन करती रही हैं कि देश में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए। सैन्य जेट इंजन बनाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसे बनाने में दशकों के अनुभव की आवश्यकता होती है। दुनिया में सिर्फ 5 देश ही ऐसे हैं जो इस प्रकार के एडवांस इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। यानी कि यूएनएससी के वीटो पावर रखने वाले अस्थायी सदस्य ही अभी जेट इंजन बना पाते हैं। हाल ही में चीन ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक स्वदेशी इंजन के साथ लड़ाकू विमान का परीक्षण किया, लेकिन अब तक वह रूस के उपकरणों पर निर्भर रहा है। कहा जा रहा है भारत ने भी इस एलिट क्लब में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वर्षों की रिसर्च और टेस्टिंग के बावजूद कावेरी इंजन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ये इंजन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए पर्याप्त थ्रस्ट देने में विफल रहा। अब भारत की योजना इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों में करने की है। हालांकि भारत का स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने का मिशन खत्म नहीं हुआ है। कावेरी इंजन से प्राप्त अनुभव और गलतियों से सीखे गए सबक अब नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भारत अब एक विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें एक पश्चिमी साझेदार की टेक्नोलॉजी मदद से ये काम पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 प्रमुख कंपनियां इस महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की दौड़ में शामिल है। ये कंपनियां अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की साफ्रान है। भारत के साथ ये सहयोग न केवल रक्षा उद्योग बल्कि नागरिक उद्योगों में भी एक लंबी साझेदारी का आधार बन सकता है। ये निर्णय न केवल तकनीकी बल्कि भू राजनीतिक महत्व भी रखता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। चीन के साथ सैन्य टकराव बढ़ रहा है और अमेरिका के साथ उसका संबंध मजबूत हो रहा है। भारत के नए 5वीं पीढ़ी के एडवांस लड़ाकू विमानों के लिए ये इंजन 2030 के दशक के मध्य तक तैयार होने की उम्मीद है। भारत ने पिछले साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना बिना चालक वाला चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतारा था, लेकिन अभी भी एक सक्षम और एडवांस सैन्य जेट इंजन विकसित करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े और शक्तिशाली एयरलाइंस जेट इंजन बनाना भी बेहद जटिल है, जिसमें दशकों का ज्ञान और अनुभव शामिल होता है। वहीं एक सैन्य जेट इंजन के लिए ये चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्पीड, उच्च तापमान को सहने की क्षमता की जरूरत होती है। 1990 के दशक में कावेरी को विकसित करने के भारत के प्रयास ऐसे समय में हुए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सामरिक चुनौतियां भी बहुत गंभीर थी। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता था। भारत अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन के साथ विवाद में था और उसने फ्रांस जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ सैन्य संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। आज स्थिति बहुत अलग है। भारत ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया है और पिछले 2 सालों में दोनों देशों ने रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है।
है। भारतीय अधिकारियों ने 2030 के दशक के मध्य तक नियोजित जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बात कही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस कंपनी को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का साझेदार चुनता है। कब तक वह स्वदेशी सैन्य जेट इंजन रक्षा बलों को उपलब्ध करा पाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर कावेरी को लेकर आई है और भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं के लिए ये बहुत अहम खबर है। DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि GTRE ने आखिरकार कावेरी इंजन के फ्लाइंग टेस्ट को पास कर दिया है। ये कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम है, जिसने 1980 के दशक के शुरुआत में अपनी स्थापना के बाद से कई चुनौतियों का सामना किया। कावेरी इंजन वैसे तो LCA तेजस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कई तकनीकी असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तेजस प्रोजेक्ट के लिए इसका प्रमाणन रद्द कर दिया गया। हालांकि DRDO ने इस पर काम किया और कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन के विकास पर ध्यान दिया, जिसके बाद इसे अब भारत के स्टील्थ UCAV प्रोग्राम घातक जैसे मानव रहित हवाई वाहनों के लिए तैयार किया गया। वर्षों के जमीनी परीक्षण, संशोधनों और संवर्धनों के बाद कावेरी इंजन के लेटेस्ट वर्जन ने विश्वसनीयता, थ्रस्ट आउटपुट और परिचालन स्थिरता के मामले में आशाजनक परिणाम दिए हैं। इंजन ने रूस में उच्च ऊंचाई सिमुलेशन और भारत में व्यापक जमीनी परीक्षणों सहित कठोर परीक्षण चरणों को सफलतापूर्वक पारित किया है, जो इन फ्लाइट टेस्ट के लिए आवश्यक प्रदर्शन मीट्रिक के साथ संरेखित है। कावेरी इंजन में अब लगभग 49 से 51 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट हासिल कर लिया है, जो UAV अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है और अधिक मांग वाले परिदृश्यों के लिए 73 से 75 kN तक पहुंचने के लिए एक आफ्टर बर्नर को एकीकृत करने की योजना है। इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी तब मिली है जब इंजन ने साल 2018 में सफरान ऑडिट पास किया, जिसने संकेत दिया कि ये विमानन एकीकरण के लिए पर्याप्त परिपक्वता स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन सीमित पैमाने पर। यानी कि हमारी जो चीज़ें हैं अभी और दूर जानी बाकी है, अभी तुरंत ये हल नहीं हुआ है, पर एक अच्छा कदम है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में बांग्लादेश सीमा पर जुंटा की सरकारी सेना की हार के बाद अराकान आर्मी का इस इलाके पर कब्जा हो गया है। अब बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि इस बदलाव का फायदा उठाकर रोहिंग्या मुस्लिमों की द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी या ARSA ने म्यांमार में हमला किया है। यही नहीं, ARSA को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार और विस्फोटक मिले हैं। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार में बांग्लादेश सीमा के पास नगायांट गांव में अराकान आर्मी पर 23 दिसंबर की रात को बड़ा हमला किया। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी के मुताबिक रोहिंग्या गुट ARSA को पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। शोएब के मुताबिक ARSA को रोहिंग्या कैंप में ISI से विस्फोटक और हथियार मिले हैं। ARSA उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत में काफी सक्रिय है। यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इनमें से लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। बड़ी संख्या रोहिंग्या मुस्लिमों भारत भी भाग कर आए हैं। म्यांमार की सरकार का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। द अराकान रोहिंग्या सलावेशन आर्मी को पहले हरकाह अल यकीन के नाम से जाना जाता था। इस पर रखाइन प्रांत के म्यांमार के कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप भी है। रोहिंग्या के ARSA को म्यांमार की सरकार ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। म्यांमार की सरकार का कहना है कि ARSA के कमांडरों को विदेश में ट्रेनिंग मिलती है। इसका नेता अताउल्लाह है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और सऊदी अरब में पला बढ़ा है। वहीं इसके प्रवक्ता का दावा है कि ARSA का जिहादी गुट। अब यहाँ पर भी एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मीडिया की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यही जो पत्रकार हैं यही इस बात को कह रहे हैं, पर इतना जरूर कहा जा रहा है कि अराकान आर्मी ने यहाँ काफी सारे इलाके को कब्जे में ले लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।